जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का सुपर सीरीज का पार्ट 5 नंबर वीडियो है। 1 से लेकर 4 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जुबिलियन ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मंगल ग्रह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए ये हो गया सूर्य, और सूर्य के जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद का जो 4 ग्रह है वह बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह है जो कि जोबियन ग्रह के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मंगल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न के कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल्य का उदाहरण है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, और शादी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आग्नेय शैल, याद रखिएगा, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और शादी में जीवाश्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 प्रश्न की वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 0.0005, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है 78%, सेकेंड स्थान पर ऑक्सीजन है 21%। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? चारों ऑप्शन देखिए, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद और अटलांटिक। बताइए 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न की अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और जो 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न की पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी प्रश्न मैक्सिमम है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न है जो कि सभी कराया जा रहा है। आपको देखने से लग रहा होगा कि ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गोदावरी नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। पेरियार नदी ये किस राज्य में है? तो पेरियार नदी है जो कि केरल राज्य में बहती है। इसके ऊपर एक बांध है, याद रखिएगा, पेरियार नदी पर एक बांध है जिसका नाम है इडुक्की बांध। माही नदी याद रखिएगा, माही नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो जिला है वहाँ पर मैक्सिमम है जो कि टीन पाया जाता है। 10 प्रश्न के महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में
अपभ्रंश में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर प्राकृत भाषा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां प्रश्न है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। वैशाली में, विदिशा में, राजगिरी में और प्रतिष्ठान में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विदिशा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चेदी वंश का संस्थापक कौन था। तो महामेघवाहन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न के प्रथम हुण आक्रमण किसके समय में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम हुण आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, स्कंदगुप्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। गुप्त वंश का पतन का एक मुख्य कारण यह भी था हुणों का आक्रमण, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो देखिए मोहम्मद गजनवी के द्वारा टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया था। पहला आक्रमण वो 1000 ईस्वी में किए थे। इसके साथ ही लगातार आक्रमण करते गए। उनका जो 16वां आक्रमण था जो कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे 10 से 25 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। जल्दी से बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था अजमेर में। और जो कुतुब मीनार है इसका नींव किसने डाला था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाले थे। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक की बात की जाए तो इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी लाहौर बनाए थे और लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने लाया था। तो इल्तुतमिश लाया था। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सिकंदर लोदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। 1537, 39, 41 और 55। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1555 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने। पंचतंत्र का अनवार एस सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हुसैन इब्न अली बैज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं और चिनकिली खां, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। 1786, 1790, 1791 और 1793। बेहद ही प्रचलित प्रश्न है, आने की संभावना बहुत ही अधिक है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1793 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
और यह अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह व्यवस्था लेकर आया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं कि महादेव गोविंद रानाडे, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो यहाँ पर 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है, डॉलर है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विशेष आहरण अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, इनमें से कौन है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विशेष आहरण अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए यहाँ पर 25वां प्रश्न के केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार, उधारी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, निवेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी गई। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोट से था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, जस्टिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जब कोई देश है जो कि अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी निर्यात है जो कि सस्ता हो जाता है, यानी कोई भी वस्तु इधर से भेजा जाता है वो सस्ता हो जाता है, साथ ही आयात महंगा हो जाता है। कोई दूसरे देश से अगर वस्तु मंगाया जाता है वह महंगा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न की आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? 2 बार, 3 बार, 1 बार और 4 बार। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 3 बार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न की विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। पहला पॉइंट है विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियाँ। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो ये चारों पॉइंट शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? यह असीमित नहीं है, ये अस्थाई नहीं है, ये बाद योग्य होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भीमराव अंबेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
संवैधानिक उपचारों का उपबंध के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुला सकता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी का नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। लोकसभा का अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का और संसद का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संसद, बिल्कुल ही सही जवाब है। संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने विद्युत धारा, यह एक अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोई वस्तु है और उसको कहाँ पर रखा जाता है, तो अवतल दर्पण के वक्ता पर रखा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोई वस्तु है जो कि इस अवतल दर्पण के वक्ता पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एफ हो गया यानी फोकस दूरी, और यहाँ पर ये सी यानी वक्ता त्रिज्या हो गया। यहाँ पर वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वक्ता केंद्र पर रख देते हैं, इसको यहाँ पर से छोड़ते हैं प्रकाश, तो ये एफ से आएगा। उसके बाद यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु के जहाँ पर वस्तु है इसके जस्ट नीचे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए जब किसी वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी। याद रखिएगा, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट, जस्ता, पारा और एल्युमिनियम। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एल्युमिनियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। आइंस्टीन ने, रोमर ने, हाइगेंस ने और न्यूटन ने। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने दिए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। सोलर जो कुकर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल लेंस। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए अवतल दर्पण का कुछ उपयोग जान लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। उसके बाद से अवतल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है ये डॉक्टरों के जो दांत का, कान का, ये सब डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अव्यय है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर जर्मन सिल्वर की बात की गई है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है।
तो सबसे पहले जिसमें तो चांदी है उसको कट कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्ता, तांबा और निकेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO में से भिन्न करता है? रंग, गंध, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया और विलयता। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश की उपस्थिति में जल की क्रिया, जल से क्रिया, यह है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे विषैला कौन सा गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो स्टार फिश किस संघ की जंतु है? तो स्काइनोडर्मेटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि क्वासियोकोर तथा मैरेस्मस रोग किसकी कमी से होती है? जल्दी से बताइए। विटामिन ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, प्रोटीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक के पदार्थ हार्मोन है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एब्सेसिक अम्ल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होती है? 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी आमाशय, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।